हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। चैप्टर तो आपने कंप्लीट कर लिया, इनकम अंडर द हेड सैलरी। आज की क्लास में हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे। राइट। अच्छा, क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन होंगे ऑब्वियसली। मेरे सही ऑप्शन बताने से पहले आप खुद राइट ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा अपने मटेरियल में, तब आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, यस यू आर इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो अपने आप को टेस्ट कीजिए और बाकी फिर तो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा ही राइट आंसर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। द मैक्सिमम सीलिंग लिमिट फॉर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1010 in respect of gratuity for employees covered by the payment of gratuity act is covered by gratuity act में मैक्सिमम सीलिंग क्या है? 20 लाख है। इनफैक्ट नॉट कवर्ड बाई ग्रेचुटी एक्ट में भी मैक्सिमम सीलिंग कितनी है? उसमें भी 20 लाख है। ठीक है, तो आज की तारीख में तो दोनों में ही 20 लाख है। एक्चुअली पहले क्या होता था ना, दोनों की अलग अलग मैक्सिमम सीलिंग थी। राइट, अब तो दोनों में ही कॉमन सीलिंग चल रही है। द मैक्सिमम सीलिंग फॉर एग्जेम्पशन, क्वेश्चन 2 देख रहे हैं। द मैक्सिमम सीलिंग फॉर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1010C विथ रिस्पेक्ट टू कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट। वॉलेंट्री रिटायरमेंट की मैक्सिमम सीलिंग क्या है एग्जेम्पशन की? 5 लाख। The HRA paid to an employee residing in Patna is exempt up to the lower of actual HRA, excess of rent paid over 10% of salary and 3 चीजें होती हैं HRA में। क्या क्या होती है? एक्चुअल HRA रिसीव्ड, दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तीसरा होता है 40% ऑफ सैलरी या 50% ऑफ सैलरी। मेट्रो में 50, अदरवाइज 40, पटना शहर 40% होगा। अनिरुद्ध स्टेज इन न्यू दिल्ली। अच्छा, हिज बेसिक सैलरी इज 10,000 पर मंथ, DA 60% ऑफ विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ पे, विच पे? ऑब्वियसली द रिटायरमेंट पे। ठीक है, इज 6,000 पर मंथ। अच्छा, बेसिक 10,000 रुपया महीना है, DA अभी 6,000 रुपया महीना है, लेकिन 6,000 का 60%, 3,600 रुपए DA अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट है। HRA 5,000 per month and he is entitled to a commission of 1% on the turnover achieved by him. उसे 1% टर्नओवर पे कमीशन भी मिलता है। अनिरुद्ध पेज अ रेंट ऑफ 5,500 पर मंथ। टर्नओवर अचीव बाय हिम ड्यूरिंग द करंट ईयर इज 12 लाख। 12 लाख के टर्नओवर पे उसको 1% कमीशन मिला होगा, यानी कि 12,000 रुपीज। अमाउंट ऑफ HRA एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1013A कितना HRA एग्जेम्प्ट होगा? आइए कैलकुलेशन करते हैं। दिस इज 4th MCQ। राइट, तो HRA में क्या क्या एग्जेम्प्ट है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। HRA actually received, दूसरा होगा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, और तीसरा होगा कौन सा शहर है? न्यू दिल्ली है, तो 50% ऑफ सैलरी। ठीक है, सैलरी में क्या क्या कवर होगा ये बताइए। बेसिक है 10,000 रुपया महीना, यानी साल का 1,20,000 रुपया। DA कितना होगा अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट वाला? तो 6,000 का 60%, 3,600 रुपया हो गया। 3,600 इंटू 12 कर दीजिए, ये था 10,000 इंटू 12। 3,600 इंटू 12 43,200 रुपये। फिर उसके बाद कमीशन 12,000 रुपये बनेगा, 12 लाख का 1%। सैलरी कितनी हो गई? 1,75,200। HRA एक्चुअली रिसीव्ड कितनी है? 5,000 पर मंथ। 5,000 इंटू 12 60,000। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। हाउ मच इज द रेंट पेड? 5,500 रुपया महीना बता रहा है ना। हाँ, तो 5,500 रुपया महीना यानी कि 66,000 रुपया, और 10% ऑफ सैलरी 1,75,200 का 10% होगा 17,520 रुपये। 17,520। 66,000 माइनस 17,520, 48,480।
गुड़े 50%, 87,600। एग्जाम्प्ट होगा ये वाला, सबसे कम ये है एग्जाम्प्ट HRA 48,480 रुपया। ठीक है, अच्छा हुआ कि नहीं आपका? चलिए आगे बढ़ते हैं। Where there is a decision to increase the DA in March 2024, मार्च 2024 में डिसीजन हुआ कि DA इंक्रीज करते हैं विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1/4/22, 1/4/22 से हम DA को चेंज करेंगे। ठीक है, तो DA ड्यू कब हुआ? मार्च 2024 में। इंक्रीज का डिसीजन हुआ मार्च 2024 में कि बढ़ाना कब से है? 1/4/22 से। तो ध्यान दीजिएगा, भले DA 1/4/22 का अब बन रहा है, तो वो 1/4/22 की इनकम नहीं थी, क्योंकि 1/4/22 में तो पता ही नहीं था ना यार DA मिलेगा कि नहीं। DA तो ड्यू कब हुआ है? मार्च 2024 में, यानी ड्यू हुआ है वो प्रीवियस ईयर 23-24 में DA, जो भी इंक्रीमेंटल DA आपका। एंड द इंक्रीज DA इज रिसीव्ड इन अप्रैल 24। अप्रैल 24 का मतलब हो गया PY 24-25 में वो पे हुआ है, ये ड्यू हुआ है, ये रिसीव हुआ है। द इंक्रीज इज टैक्सेबल इन, कब टैक्सेबल होगा? तो ड्यू और रिसीव विचएवर इज अर्लियर पे टैक्सेबल होता है। वो किस ईयर का था इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बढ़ाया गया है ना। तो जिस ईयर का बढ़ाया गया वो तो पता ही नहीं था उस समय, तो ड्यू और रिसीव विचएवर इज अर्लियर ही चलेगा। तो ड्यू है 23-24 में, ये 23-24 की इनकम है इन द प्रीवियस ईयर 23-24। चलिए नेक्स्ट देखिए, राजेश इज प्रोवाइडेड विद अ रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, रेंट फ्री अनफर्निश्ड है, विच इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का है। तो पॉपुलेशन ऑफ द सिटी पे रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यूएशन होती है। न्यू दिल्ली में है वो, अब न्यू दिल्ली में है तो पॉपुलेशन ऑब्वियसली 40 लाख से ज्यादा है, इसको बताने की भी जरूरत नहीं है क्वेश्चन को। परक्यूजिट की वैल्यू क्या होगी? 10%। याद है ना आपको कैसे होता है? 15 लाख रुपए तक 5%, 15 लाख से 40 लाख के बीच पॉपुलेशन है तो 7.5%, और 40 लाख के ऊपर है तो 10%। क्वेश्चन 7 देखिए, आनंद इज प्रोवाइडेड विथ फर्नीचर टू द वैल्यू ऑफ 70,000 अलॉन्ग विथ हाउस फ्रॉम February 2023। फरवरी 2023 से उसको फर्नीचर मिला हुआ है उसके मकान में। द एक्चुअल हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर हायर ऑफ फर्नीचर इज 5,000 पर एनम। 5,000 रुपया एक साल का एम्प्लॉयर देता है फर्नीचर के किराए का। द वैल्यू ऑफ फर्नीचर टू बी इंक्लूडेड अलॉन्ग विथ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन अनफर्निश्ड हाउस फॉर 24 परचेजेस। वैल्यू ऑफ फर्नीचर के नाम पे कितना जोड़ना पड़ेगा? ठीक है, 70,000 रुपए की फर्नीचर है, लेकिन वो किराए पे लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या इस कॉस्ट से मतलब है? नहीं, बेवकूफ बनाने के लिए दिया आपको, गलती कर दो ताकि आप। किराया कितना है? 5,000 रुपया पर एनम। ठीक है, क्या साल भर इस्तेमाल हुआ है? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि फरवरी 2023 से दिया है। तो ये फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू हुआ है? ये फाइनेंशियल ईयर तो शुरू हुआ है 1/4/23 से ना, 1/4/23 से 31 मार्च 24। फरवरी 2023 है, फरवरी 2024 नहीं है। तो पूरे साल भर इस्तेमाल किया गया है इस बार। तो 5,000 रुपये वैल्यू ऑफ परक्यूजिट होगी। इस क्वेश्चन ने बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाने की कोशिश की, बार बार कोशिश कर रहा है गलती कर दो। पहले तो वो वैल्यू बता दिया, कॉस्ट नहीं वैल्यू बोल दिया धीरे से। गलती से ध्यान ना जाए तो 70,000 का 10% कर देगा आदमी। फिर अगर यहां ध्यान ना गया होता तो भी गलती हो जाती। फरवरी 2024 नहीं था, फरवरी 2023 था, यानी फरवरी 2023 था। इस प्रीवियस ईयर में तो 12 महीने यूज हुआ। अब गलती से आदमी ध्यान ना दे तो उसको लगता है फरवरी 2024 मतलब इस फाइनेंशियल के अंत में यूज हुआ है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में पूरा यूज हुआ है। तो बहुत कोशिश किया इसने गलती कराने की, लेकिन करा नहीं पाया, क्योंकि आप बच्चे बड़े चालाक हो। क्वेश्चन कितना चालाक होगा, उससे ज्यादा चालाक तो आप हो। अच्छा एक बात बताइए, क्या मेरी क्लासेस से आप चालाक बन पाए हो कि नहीं? बन पाए हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हाँ सर चालाक बन गए हैं। अब तो हम पकड़ लेते हैं क्वेश्चन कहां कहां बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और नहीं बन पाए हो तो भाई अब हम क्या करेंगे, लेकिन फिर भी बता दो नहीं बन पाए सर अभी तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, आगे बन जाओगे। अभी तो कितनी क्लास बाकी है, अभी तो कितना हुआ ही है, राइट। अभी तो फर्स्ट हेड ऑफ इनकम पे है।
अच्छा, टेंशन भी लेने की बात नहीं है, आगे की क्लासेस और जल्दी जल्दी आएंगी, ठीक है, तो आपका कोर्स बहुत स्पीड में खत्म होगा, राइट, देयर इज नथिंग टू वरी मच। क्वेश्चन 8, for the purpose of determining the perquisite value of loan at concessional rate given to the employee, the lending rate of SBI as on which date is required? जब आप perquisite की वैल्यूएशन करते हो तो SBI का फर्स्ट डे का रेट लेते हो, कौन से फर्स्ट डे का लेते हो? फर्स्ट डे ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर जिसमें आपको वैल्यूएशन करनी है, या फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच लोन वाज टेकन? नहीं, जिस साल की वैल्यूएशन करनी है ना उस साल के पहले अप्रैल का लेना है, फर्स्ट डे ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। नाइन्थ है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सुपर एनुएशन फंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 इज, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सुपर एनुएशन फंड में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 कितना है? क्या बता रहा है? सब्जेक्ट टू फ्रिंज बेनिफिट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयर, फुल्ली टैक्सेबल एज परक्यूजिट। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सुपर एनुएशन फंड में होता है, वो फुल्ली टैक्सेबल है? नहीं। टैक्सेबल एज परक्यूजिट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय इफ इट एक्सीड्स 1.5 लाख? नहीं, ये भी नहीं है। टैक्सेबल एज परक्यूजिट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय इफ इट along with contribution to recognized provident fund and national pension fund in aggregate exceeds 7.5 लाख। हाँ, ये होता है। अगर ये सुपर इनोवेशन फंड में कितना भी डाल दे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, सुपर इनोवेशन फंड में जितना पैसा डाला, आरपीएफ में जितना डाला और नेशनल पेंशन एनपीएस में जितना डाला, तीनों का मिला के अगर 7.5 लाख रुपए से ज्यादा हो गया तो टैक्सेबल हो जाता है। तो दिस इज राइट, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, the entertainment allowance received by government employees exempt up to the lower of actual entertainment allowance received 1/5 of the basic salary and कितना 1/5 मतलब ये हो गया 20% ऑफ द बेसिक सैलरी, ये हो गया 20% ऑफ द बेसिक सैलरी और 5,000 रुपीज, ठीक है। एक हो गया इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी, तीसरा क्या होता है? 5,000 रुपया। Mr. Kashyap received basic salary of 20,000 per month from his employer. He also received children education allowance of 3,000 for 3 children and transport allowance of 1,800 per month. Assume he is not opting to pay tax under section 115 BAC. वो नए वाले स्लैब के हिसाब से पे नहीं कर रहा है। द अमाउंट ऑफ सैलरी चार्जेबल टू टैक्स फॉर PY 22-23 इज, इनफैक्ट PY 23-24 होना चाहिए था ये, फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 इज चार्जेबल टू टैक्स कितना हो जाएगा? 20,000 इंटू 12 कर लीजिए, ठीक है। आइए इधर ही करा देते हैं 11th बेसिक 20,000 इंटू 12 2,40,000, ठीक है। फिर उसके बाद चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस 3 बच्चों का मिला है उसको 3,000 रुपये ना, हाँ 3,000 रुपये। कितना एग्जाम्प्ट हो जाएगा? 1,200 रुपया एक बच्चे का एग्जाम्प्ट होता है, 2 बच्चों का 2,400 हो जाएगा? नहीं, 3 बच्चों का 3,000 मिला है, इसका मतलब है एक बच्चे का 1,000 मिला है, तो एग्जाम्पशन 1,200 कैसे हो सकती है? एग्जाम्पशन के नेवर एक्सीड इनकम ना, 3,000 3 बच्चों का मिला है, 1,000 यानी मिला है, तो हर बच्चे का 1,000 ही एग्जाम्प्ट भी हो पाएगा, तो 2 बच्चों का 2,000 एग्जाम्प्ट होगा, ठीक है। तो 1,000 रुपया यहाँ टैक्सेबल हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? और इसके बाद है ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो जाएगा 1,800 रुपये महीना, तो 1,800 इंटू 12,
600 ग्रॉस सैलरी, और फिर लेस करेंगे इसमें से डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, 2,12,600। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मिस्टर जगत इज एन एम्प्लॉय इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ भारत लिमिटेड। अच्छा, अ सेल्युलर कंपनी ऑपरेटिंग इन द रीजन ऑफ ईस्टर्न इंडिया। इट इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल्युलर डिवाइसेस। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24 फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वर अंडरटेकन बाय मिस्टर जगत। He attended a seminar on perquisite valuation. The seminar fee of 12,500 was paid by Bharat Limited. अच्छा, तो सेमिनार फी आपने पढ़ा है, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ पे जितना भी खर्चा होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, तो ये तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा एम्प्लॉय के हाथ में। ट्यूशन फी ऑफ मिस्टर हिमांशु सन ऑफ मिस्टर जगत पेड टू अ प्राइवेट कोचिंग क्लास। प्राइवेट कोचिंग क्लास के लिए ध्यान दीजिएगा, स्कूल कॉलेज का नहीं है, ठीक है। ट्यूशन फी अगर होता है तो उस केस में आपने देखा है कि अगर टाई अप वाली स्कूल कॉलेज वगैरह होती है तो उसमें 1,000 रुपये की एग्जेम्पशन हो जाती है, ठीक है, पर चाइल्ड की एग्जेम्पशन मिलती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये 25,000 रुपया फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट है मिस सपना डॉटर ऑफ मिस्टर जगत स्टडीज इन डीपीएस पब्लिक स्कूल ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय भारत लिमिटेड। ट्यूशन फी पेड टू फॉर मिस सपना वाज 750 पर मंथ बाय मिस्टर जगत। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन इज 5250 पर मंथ, ठीक है। तो 5250 रुपया, 1,000 रुपये की ये अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है या फिर एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड स्कूल एंड कॉलेजेस, मतलब जिसके साथ टाई अप होता है, तो 1,000 रुपये की एग्जेम्पशन भी होती है पर मंथ की, और 750 रुपये की रिकवरी भी की जा रही है। तो इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी? 5250 माइनस 1,000 माइनस 750 इंटू 12। समझ गए कि नहीं? 5250 फीस है, 1,000 रुपये की एग्जेम्पशन है, 750 रुपये रिकवरी है, इंटू 12 कर दीजिए, करिए। 5250 माइनस 1,000 माइनस 750, ये हो गया 3500। 3500 इंटू 12 ये हो गया 42,000 रुपया, ठीक है। अब 25,000 रुपये ये वाला टैक्सेबल है, कितना हो गया? 67,000। तो आंसर सी इज करेक्ट। Right? So this was all about MCQ from this chapter, but we have to do practical questions also, जो आपके साथ करेंगे हम अगली क्लास में।